किसानों से ही है देश में जान, इनके बिना देश बेजान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और कृषि देश की जो है वो रीढ़ मानी जाती है। हम सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर हैं और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे 60% जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है मिश्रित खेती और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश शर्मा जी, जो कि एक प्रगतिशील किसान है डूमी शिमला से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जैसा कि आज हमारा जो विषय है वो मिश्रित खेती है, तो जो मिश्रित खेती है वो क्या है? देखिए अदिति जी, जो मिश्रित खेती है वो आप एक ही खेत में या एक ही ज़मीन पे कई फसल लेना, उसको मिश्रित खेती बोलते हैं। जैसे आजकल मक्की की फसल है तो मक्की के साथ आप राजमा लगा सकते हैं, माह लगा सकते हैं, मूंगी लगा सकते हैं और इसके अलावा भी जैसे आपके और कई दालें हैं जो आजकल इस खरीफ की समय में होती है जी। तो इसे मिश्रित खेती बोलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास ज़मीन कम है और आप फसल और भी उसके साथ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे आपको अगर 2-3 फसलें लेनी है तो आपको अलग अलग खेतों में बिजाई करनी पड़ेगी इसके लिए। पर जिनके पास ज़मीन कम है और वो और चीज़ें भी उसके साथ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके हम मिश्रित खेती कहते हैं जी। तो ये जो सर ये जो मिश्रित खेती है, इसकी करने की विधि क्या रहती है? इसकी करने की विधि है कि पहला आप जिस भी फसल का टाइम है, जैसे अभी मक्की का है तो हम मई महीने में जो है तो अपने खेतों को जोतेंगे, हल लगाएंगे। उसके बाद उसमें खरपतवार है या घास है उसको हटाएंगे, उसमें खाद डालेंगे, गली सड़ी खाद डालेंगे, जो हमारी एक ट्रेडिशनल खेती है जो पुराने तरीके से की जाती है। और कई लोग खादों का भी उपयोग करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि खाद का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जैविक खेती है या जो एक हमारे पुराने तरीके से अपनी गली सड़ी खाद जो गोबर जो होती थी, उससे जो फसल आएगी उसमें आपके जो एक हमारे शरीर के लिए जो एक ज़रूरी तत्व है उसमें भरपूर होते हैं, जो कि आपके दूसरी जो खाद रासायनिक खाद डालते हैं उससे वो चीज़ कम हो जाती है, उसमें जान कम रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जितना भी हो सके वो हमारी जो ट्रेडिशनल खेती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये ठीक बात है कि उससे थोड़ा सा आपको शायद आउटपुट कम मिलेगी और दूसरी जो आपके खाद या स्प्रे द्वारा तरह तरह की दवाइयाँ जो डालते हैं, वैसे दवाइयों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अगर आपके उसमें कोई रोग लग गया है तो आपको दवाइयों का भी वो आपको उससे संबंधित विभाग से या जो उनके एक्सपर्ट है उनसे जानकारी लेके आप उसमें दवाइयों का छिड़काव भी कर सकते हैं और समय समय पर जैसे होता है उसे खाद आदि जो है डाल सकते हैं। जी सर। सर, हमारे जो किसान भाई बहन हैं या हम लोग जो हैं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लिया है। और अगर जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो मिश्रित खेती मतलब मिक्स्ड फार्मिंग करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले बात आती है कि हम अपनी फील्ड्स को तैयार कैसे करें, क्योंकि हमने अपनी फील्ड्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स से बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय या डैमेज कर दिया है। तो हम किस तरह से वो उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को या उन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे रिगेन करेंगे और हम कैसे जो है वो मिश्रित खेती को करने से पहले अपने खेतों को तैयार करें ताकि हमारी फसल जो है वो अच्छी हो? अदिति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो हमने दूसरी खादों से या दवाइयों से अपनी ज़मीन की जो उर्वरता क्षमता होती है वो ख़त्म हो गई है। इसलिए उसका एक तरीका है कि हम उस खेत की मिट्टी को पलटें, लगभग उसमें खुदान करें 2.5 से 3 फुट, ताकि जो हमारी पुरानी मिट्टी है वो नीचे चली जाए और जो नई मिट्टी है ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद उसमें गली सड़ी खाद वो डालें और उसको कम से कम 2 महीने तक रहने दें। और ये ज़्यादातर अच्छा होगा अगर हम इसको दिसंबर और जनवरी के महीने में करें, क्योंकि जिस टाइम बर्फ़ पड़ती है तो जो हम मिट्टी के खुदान करेंगे, मिट्टी में पलट लेंगे, क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी है ना उसकी उर्वरक क्षमता ख़त्म कर दी है उसने, जो फर्टिलाइजर हमारे हैं उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो जो हमारी दूसरी नई मिट्टी है ऊपर आ जाएगी, उसमें आप गली सड़ी खाद डालो और फिर उसको रेस्ट दे दो लगभग 2 महीने, और फिर आके जो आपके मार्च अप्रैल में लगने वाली फसलें वो लगा दो। उससे क्या होगा कि आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फसल की आउटपुट भी अच्छी आएगी।
जी सर, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। जी। कुछ ठंडे इलाके हैं, कुछ गर्म इलाके भी हैं। तो उनमें जो है वो अगर फार्मर्स जो हैं वो मिक्स्ड फार्मिंग की, मतलब मिश्रित खेती की करने की सोच रहा है, तो उसको वो कैसे करनी चाहिए और कैसे अपने क्रॉप्स का, अपनी जो फसल जो उसने बोनी है, कैसे वो बीज का जो है वो चयन करे ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो। देखिए, जो आपने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, कोई बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके, कोई मीडियम इलाके हैं जी। तो कुछ एक फसलें ऐसी हुई कि गर्म इलाके में वो होती है, वो ठंडे इलाके में नहीं होगी। जो ठंडे इलाके में तो गर्म में नहीं होती। तो जहाँ का जैसे टेम्परेचर है, जो वहाँ पहले भी जैसे लोग हमारे फसलें लगाते थे उसी तरह से लगाए, और कोशिश करें जो हमारे नेचुरल बीज, पुराने बीज, अपने घर के बीज थे उसको तैयार करें। और उससे जो है तो, क्योंकि एक वो जो बीज है वो उस क्लाइमेट के लिए सफिशेंट है वो, क्योंकि अगर आप उसको चेंज करेंगे, जैसे गर्मी वाला बीज ठंडे इलाके में डालेंगे, ठंडे वाला, तो थोड़ा सा क्रॉप में कम नहीं करेगा, क्योंकि उसको वहाँ के तापमान का मतलब है कि उस तापमान में वो बीज तैयार हुआ है। और जो हमारे पुराने बीज है, लोकल बीज होता था हमारा, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब दूसरे बाहर से नए बीज आ रहे हैं, कोई इस तरह की नई जो प्रोडक्शन, वो ठीक है कि हमारे प्रोडक्शन लेने के लिए वो बहुत अच्छे बीज, लेकिन हमारे जो अपने पुराने बीज थे हम चाहते हैं कि वो भी रहे और उससे भी लोग खेती करें। तो सर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि हमारे जो पुराने बीज हैं उसको हम प्रिजर्व करें, उसको फिर हम नेक्स्ट जब भी हमारा वो सीज़न आएगा खरीफ या रबी का, तो हम उसमें उस बीज को बोए। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उस बीज को प्रिजर्व करने की, क्योंकि जो पुराना बीज होता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। तो उसको जो है वो किसानों को किस तरह से जो है वो प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट आने वाले सीज़न में उसको जो है वो अपनी फील्ड में बोए। देखो, उसके लिए उसके सबसे बड़ी बात है कि उसका रखरखाव अच्छा होना चाहिए। एक तो जहाँ पे आपने वो बीज स्टोर करना है वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कई तरह के कीड़े लग जाते हैं या कोई उसको खा जाता है, उसके लिए या तो बाज़ार से दवाइयाँ मिलती है वो उसमें लगाए, नहीं तो एक हमारे अपने लोकल भी होते थे, जैसे जो पहला बीज जाते थे ना, जब बाज़ारों में ये दवाइयाँ नहीं मिलती थी, हाइब्रिड क्वालिटी के बीज नहीं थे, या बाज़ार में दवाइयाँ नहीं थी ताकि वो कीटनाशक नहीं थी जो ताकि उसको ना करे, तो हमारे जो जैसे मक्की कणक रखते थे, तो कणक रखने के तो उसको ताकि उसमें कीड़ा ना लगे तो अखरोट के पत्ते उसमें अंदर डाल देते थे, उससे क्या होता था कि कीड़ा नहीं लगता था। पर अब तो बाज़ार में बहुत तरह की दवाइयाँ मिलती है जिससे आपके बीज को जो है नुकसान कोई कीड़ा नहीं पहुंचा सकता। जी सर, आप एक प्रगतिशील किसान हो और आप एक मिश्रित खेती करते हो, तो आपने जो है वो अपने खेतों में जो है वो कौन कौन से अभी इस टाइम पे कौन कौन से बीज जो है वो बोए हुए हैं और किस प्रकार से बोए हैं वो? हमारे आजकल जैसे टमाटर है जी, कद्दू है, लौकी है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, बैंगन है, इस तरह की हम फसलें लगा रहे हैं। दूसरी मक्की है, राजमा है, माश है और मूंगी है। ये हमारे इलाके में आजकल मतलब जो हमारे बरसात की फसल है, और अरबी है, ये आजकल लगाई है। तो सर, जैसे आपने बोला कि टमाटर है, आपने कद्दू भी लगाए हुए हैं, और क्या सर ये पॉसिबल है कि हम टमाटर और भिंडी को एक ही उसमें लगाएं, एक ही फील्ड में लगाएं? नहीं, टमाटर और भिंडी को तो एक इसमें नहीं लगाया जा सकता, लेकिन टमाटर के साथ कद्दू या लौकी लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी जहाँ पे आप बीज को लगाएंगे वो थोड़ी सी आपको जगह चाहिए। उसके बाद उसकी बेल जो है तो आप दूसरी दिशा में कहीं मोड़ सकते हैं, उसके बीच नहीं आने दो तो हो सकता है वो, लेकिन आप टमाटर और भिंडी को इकट्ठा नहीं लगा सकते, या तो फिर आपको उसको गैप बहुत देना पड़ेगा, तो आपको फिर जगह ज़्यादा घेरेगा वो। मतलब वेजिटेबल्स को हम इकट्ठा नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते जी। तो क्या हम जैसे रबी की क्रॉप्स हैं या खरीफ की क्रॉप्स हैं, उनमें से हमें कैसे क्रॉप्स का चयन करना है कि ताकि उनमें जो है वो दूसरी क्रॉप को लगाकर उसकी भी पैदावार अच्छी हो और रबी या खरीफ क्रॉप की भी अच्छी पैदावार हो? जैसे अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं के साथ हमें कौन सी ऐसी चीज़ लगानी चाहिए जिसमें गेहूं की भी हमारी फसल अच्छी हो और जो चीज़ हम लगा रहे हैं, दूसरी क्रॉप जो हम उसमें लगा रहे हैं, उसकी भी फसल हमें अच्छी मिले? जी, देखिए, गेहूं के साथ आप सरसों लगा सकते हैं, तारा पीरा लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, उसकी एक लाइनें बना के
बीच बीच में जैसे आपने कनक बीजी है तो उसके बीच में आप सरसों की लाइन भी डाल सकते हैं, तारामीरा की लाइन डाल सकते हैं, चना डाल सकते हैं, वो फसल आपके बराबर निकलेगी। और जैसे आजकल आपके बरसात की फसलें हैं तो आप मक्की के साथ राजमा लगा सकते हैं, मार्च लगा सकते हैं और मूंगी लगा सकते हैं। जी सर। हाँ। सर हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम जो है वो फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी आय जो है वो डबल हो, मतलब डबल इनकम हो। तो क्या ये जो मिश्रित खेती है ये डबल इनकम के लिए जो है वो लाभदायक रहे है या नहीं है? देखिए, जो मिश्रित खेती है उसे अगर आपकी फसल अच्छी हो तो आय भी डबल हो सकती है, क्योंकि उसमें एक होगा जिनके पास ज़मीन कम है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिनके पास ज़मीन कम है तो उनके लिए ठीक है। जिनके पास ज़मीन ज़्यादा उसको अलग अलग भी लगा सकते हैं, पर जिनके पास ज़मीन कम है वो मतलब एक ही खेत में 2-3 तरह की फसलें ले सकते हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि एक चीज़ की मार्केट ज़्यादा है दूसरी की कम है, तो उसका अगर वो एक ही चीज़ लगाएगा उसके रेट डाउन है तो उसको नुकसान हो जाएगा। अगर उसने 2-3 चीज़ें उसमें मिश्रित खेती में लगाई हुई है, अगर एक चीज़ का उसको रेट नहीं मिल रहा तो जो 2 चीज़ें उसका रेट मिल रहा है तो वो कहीं एडजस्ट हो जाता है। जी। तो सर ये जो मिश्रित खेती है, ठीक है, जैसे आपने बोला कि अगर हम ऐसी चीज़ें लगाएं कि जिससे हमारे जो है वो मार्केट में जो वैल्यू है वो उसकी ज़्यादा हो। जैसे अगर हम आज का एग्जांपल ले लें कि आज जो है वो टमाटर अगर हम बात करें तो टमाटर का जो रेट है वो 200 रुपीज़ पर केजी है, 200 रुपये पर किलो है। तो अब जो टमाटर जिस तरह से डे बाय डे रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब जो टमाटर की खेती कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम टमाटर के साथ अगर हम किसी और वेजिटेबल को भी देख लें, लाइक भिंडी को देख लें, तो उसके रेट डाउन हैं। तो मतलब किस तरह से हमारे किसानों को चयन करना चाहिए कि हम अगर बरसात की बात करें या हम विंटर्स की बात करें, समर्स की बात करें, जिससे उनकी आय जो है वो दुगनी हो, उनको किस तरह से क्रॉप्स का चयन करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा सबसे अच्छी तो ये रहेगा मेरे हिसाब से कि अगर हम एक गैप दे के, जैसे हर चीज़ फसल में, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बारी टमाटर हमेशा पिटता था जी, इस बारी टमाटर वालों के मतलब जैसे बोलते हैं कि लाल सोना जी साबित हुआ इस बार टमाटर, और बहुत अच्छे रेट मिले। और शायद अभी तक का ये इतिहास रहा होगा कि अभी तक टमाटर वालों को कभी इतने अच्छे रेट नहीं मिले। तो ये मार्केट का तो कह नहीं सकते हम, कई बार कोई सब्जी चढ़ जाती है कोई उतर जाती है, जैसे कभी भिंडी तेज़ हो जाती है, कभी फ्राशबीन तेज़ हो जाती है, तो ये मार्केट में स्टेबल रखना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल चीज़ है। कोई पता नहीं, जिसकी ज़्यादा खपत होगी, प्रोडक्शन कम होगी, वो नेचुरली उसका रेट बढ़ेंगे, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी खपत कम होगी तो उसके रेट गिरेंगे। तो इसमें तो हम नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि ये स्टेबल रहने वाली चीज़ें तो नहीं है ना जी कि मतलब स्टेबल रहे। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप गैप दे के फसल लगाए। जैसे टमाटर लगाने हैं तो आप 2-3 तरह का 15-15 दिन का गैप दे। अगर आपको इस महीने उसका अच्छा रेट नहीं मिला, अगले महीने आपके जो टमाटर है, क्योंकि वो थोड़े से कम हो जाएंगे, तो इस महीने नहीं मिला, अगले महीने आपको हो सकता है रेट चढ़े, आपको उसमें रेट अच्छा मिल जाए। अगर आप एक ही टाइम में लगाएंगे और उसमें रेट नहीं मिला आपको तो आप पिट गए। इसलिए अगर आप गैप दे के खेती करेंगे, एक तो आपके आय स्टेबल रहेगी, और अगर इस कभी रेट डाउन होता है, कभी क्योंकि अप डाउन मार्केट तो चली रहती है, तो आप उसमें एक स्टेबल रह सकते हैं और आपको एक बराबर की इनकम मिल सकती है जी। तो सर जो हमारी मिक्स फार्मिंग है, मिश्रित खेती जो है, उसको करने की जो है वो विधि क्या रहती है? देखिए, करने की विधि तो उसकी ये जैसे मिश्रित खेती करनी है हमने, कोई चीज़ लगानी, मतलब मिश्रित का मतलब है कि आप एक ही खेत में 2-3 फसल ले रहे हैं। तो उसका अब तरीका ये है कि उसको अच्छी तरह से जोते और उसको खाद वगैरह उसकी अच्छी तरह से देखिए, मिट्टी उसकी चेक कराए। अगर आपके मतलब फसल अच्छी नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं ले रही, या उसकी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जब आपकी जैसे मानो ये आपकी फसल ख़त्म हो गई, आपके खेत खाली हो गए, उसके लगभग 1 महीने बाद उस मिट्टी को टेस्ट कराए, और इनके कृषि विभाग वालों के अलग से एक विंग है इसका जो कि सॉइल टेस्टिंग करता है, तो आप उनके पास ले जाए। अगर आपकी मिट्टी में किसी चीज़ की कोई कमी आपको बता देंगे, और वो साथ में उपाय भी बता देंगे आपने इसमें क्या डालना है, कौन सी खाद डालनी है, कोई दवाई डालनी है, तो आप उसको डाल सकते हैं। उस तरह से अपनी खेती को जो है तो तैयार कर सकते हैं अगली फसल के लिए। सर अभी आपने जिक्र किया कि अगर आपकी फसल अच्छी नहीं हो रही तो आप जो है वो सॉइल टेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। तो सर क्या आपने भी अपनी ज़मीन की जो है वो सॉइल टेस्टिंग करवाई है? जी, मैंने भी अपनी ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग करवाई थी जी।
तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे परामर्श दिया, मैंने उस परामर्श से खेतों में काम किया, और जो उन्होंने बोला था कि इस चीज़ की कमी है, आप ये चीज़ इसमें डालो, इस टाइम डालो, तो मैंने डाली। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी अगली फसल थी उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हुई, ग्रोथ भी अच्छी हुई, जो उसमें एक कुछ कमी थी या अच्छी फसल नहीं हो रही थी वो ठीक हो गई। जी सर। सर, भारत सरकार द्वारा जो है वो डिफरेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं जी। जो इनिशिएटिव लेती है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो, क्योंकि हमारा जो फार्मर है उसको रेट्स अच्छे नहीं मिल रहे, उनको जो है वो अच्छी जो है वो उनको टेक्निक्स नहीं मिल रही थी। तो क्या आपने जो है वो भारत सरकार द्वारा जो है वो चलाई गई स्कीम्स का आपने फ़ायदा लिया है? हाँ, मैंने जो सरकार द्वारा सब्सिडी पे कई चीज़ें दी है जी, तो मैंने वो भी फैसिलिटियाँ ली है। और फिर सबसे बड़ी कि किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे किसानों को भी, बहुत किसानों को यही पता नहीं है कि हमारे को क्या फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिल रही है। और दूसरा है कि जैसे हमारे कृषि विभाग है या दूसरा आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका एक आप समय असमंजस होना चाहिए, एक आपस में तालमेल होना चाहिए कि भाई आपके लिए ये स्कीम है। किसानों को भी चाहिए कि वो ऑफिस में जाके पूछे कि जी हमारे लिए कौन सी स्कीम है, सिंचाई की स्कीम है या जैसे सौर ऊर्जा और बाढ़ है। अब लोग खेती तो करते हैं लेकिन इतने जानवर है कि वो खेती को नष्ट कर देते हैं। जी, कई जगह तो रात के भी जानवर आते हैं, वो फसल को नष्ट कर, कई जगह दिन के आते हैं, तो उसका लाभ भी उठा सकते हैं, क्योंकि उसके करंट लगने से फिर जानवर कोई आपके खेतों के अंदर एंटर नहीं हो सकता, जिससे आपकी खेती सुरक्षित हो सकती है। जी, तो उसके लिए भी सरकार जो है तो शायद 70-30 की जो एक स्कीम है उसमें 30% किसान को देना पड़ता है और 70% सरकार उसमें अनुदान देती है। जी। तो सर, जैसे आपने बोला कि हमारे जो किसान हैं वो जागरूक नहीं हैं, अवेयरनेस उनमें नहीं है, तो आपने जो है वो मिश्रित खेती स्टार्ट की, आप जो है वो इतनी ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं, उनसे इनकम भी ले रहे हैं, तो ये अवेयरनेस आप में कब और कैसे क्रिएट हुई? देखो, एक तो हमारी जो अवेयरनेस थी वो घर से पहले ही बचपन से एक ट्रेनिंग दी जाती थी, बुजुर्ग जो देते थे कि खेती की। बाकी इसके अलावा हमारे जैसे पंचायतों में कई बार शिविर लगे और उसमें कृषि विभाग से भी आए और हॉर्टिकल्चर से भी आए, एग्रीकल्चर से भी आए, तो उनसे भी हमने परामर्श लिया, अपनी समस्या उनको बताई और उन्होंने उस समस्या का हल बताया कि अगर आपके ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से करो, अगर आपके ये प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो सर, इसमें आप क्या देखते हो, कैसे देखते हो कि एक पंचायत का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, एक विलेज को, एक गांव को जागरूक करने का? क्योंकि अगर हमारी पंचायत ही जागरूक नहीं होगी तो वो किसानों को कैसे जागरूक करेगी? जी, तो आपकी जो पंचायत है उन्होंने कैसे कैसे इनिशिएटिव और क्या क्या इनिशिएटिव लिए जिससे फार्मर्स की जो है वो अपलिफ्टमेंट हो? तो पंचायत का एक दायित्व होता है कि वो हर विभाग से संपर्क रखे और जो हर विभाग से किसानों के लिए फैसिलिटी देते हैं वो लोगों तक पहुंचाए। वो एक, क्योंकि एक पंचायत बीच का एक स्तंभ है जो कि एक किसान से या जो हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानी करते हैं या बागवानी करते हैं वो और जो हमारे विभाग है उनसे एक मतलब संपर्क स्थापित रखे, क्योंकि हर किसान भी हर विभाग में नहीं जा सकता, कहीं को पता नहीं होता, वैसे ही वो थोड़ा सा हिचकिचाता है किसान कि किसके पास जाऊंगा, किससे पूछूंगा। तो एक ये पंचायत का दायित्व भी होता है, हमारे बीडीसी है दूसरे, उनका भी ये दायित्व बनता है कि हम अपने पंचायत स्तर पे या गांव स्तर पे शिविर लगाए या किसी के खेतों में किसी कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है तो भी इस तरह की वो पंचायत उसमें मदद कर सकती है किसानों की। जी सर, हमारे पास जो है वो आपके पास पालमपुर की ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो पालमपुर में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नौनी में है जी। या फिर हमारे दूसरे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो क्या कभी आपने इन डिपार्टमेंट से जो है वो किसी प्रकार की हेल्प ली है ताकि आपकी जो मिश्रित खेती है या आप जो भी अपनी फार्मिंग कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसमें मदद मिले? कृषि विभाग से तो हमने कई बारी बीज खाद लिए उनसे जी। और बाकी जैसे उनके स्प्रिंकलर आते हैं पाइप देते वो, तो हमने उसका फ़ायदा उठाया, बीज भी लिए हमने वहाँ से। बाकी हम खुद ज़्यादातर अपने ही बीज तैयार करते हैं, वो कुछ मार्केट से लेते हैं। आप अपने बीज से खुद तैयार करते हो तो वो किस प्रकार से तैयार करते हो आप? कौन सा बीज आपको ऐसा लगता है कि ये बीज, जैसे उसमें भी अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम आज की बात करें तो आज हम जा रहे हैं मार्केट में हाइब्रिड
क्वालिटीज़ के Hybrid, हाँ, बिल्कुल, बीज हाँ, लेने हाँ। के लिए, जिससे हमें ये लगता है कि आने वाले फ्यूचर में जो है वो हमें यही अच्छी फसल देगा। तो अगर हम घर का बीज तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी हमें ये लगता है ना कि ये बीज अच्छा रहेगा। जैसे पुराने बुजुर्ग, उनको थोड़ा हाँ, हाँ, तजुर्बा बिल्कुल। होता था कि ये बीज जो है वो आने वाले टाइम के लिए अच्छा है, तो वो उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लेते थे। तो उसका जो प्रिजर्वेशन की क्वालिटीज़ हैं या उसको देखना कि ये बीज अच्छा है, वो कैसे पता चलता है सर? वो तो उसके प्लांट से ही पता चलता है। जी। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी अच्छी प्रोडक्शन है और वो पौधा अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है, तो आपको उसका बीज चयन करना है। उसमें जो आपका अच्छा ग्रेडेड बीज है वो रखना है। जो उसका छोटा है, मतलब दाना छोटा है उसका, या मतलब आपको बीज ठीक नहीं लग रहा, पहले तो आपने प्लांट में ही उस बीज को चेक करना है कि ये प्लांट अच्छा है और ये प्रोडक्शन अच्छी दे रहा है। जी। तो इस तरह से, और फिर उसको भंडारण करने का एक हमारे को, जैसे मैंने आपको बताया कि एक उसमें हाँ तरीका होना चाहिए। और ऐसे बर्तन में रखे, ऐसी चीज़ जगह पे रखे जहाँ मॉइस्चर ना हो, सलाह बनाए और वो ख़राब ना हो और उसमें किसी तरह का कोई कीटाणु ना लगे ताकि उसको नुकसान पहुँचाए। सर, मिश्रित खेती को करने के लिए क्या किसी तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है या नहीं? ये तो आदमी अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो उसने अपने ट्रेडिशनल से सीखा है, लेकिन सीखने की कोई वो नहीं होती ना जी, कोई सीमा नहीं होती। हाँ, सीमा नहीं होती। आप जितना लोगे, जितना कहीं से इकट्ठा कर सकते करो, क्योंकि हर आदमी का एक नया तरीका होता है, हर जगह का हर एक नया तरीका होता है। तो हमारे, अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। सर, आप क्या सोचते हो, आपके जैसे आप मिश्रित खेती करते हैं या हम लोग भी, कई लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो जब हम मिश्रित खेती कर रहे हैं तो क्या इसमें जो है वो वैज्ञानिकों, क्या हमें सलाह या उनका सहयोग जो है वो होना आवश्यक है या नहीं? हाँ, बिल्कुल, उनका भी सहयोग लेना चाहिए। वो भी एक अपने जो उनका अनुभव है वो बताएंगे। हो सकता है उनके अनुभव से और ज़्यादा हमारे को फ़ायदा हो, क्योंकि आप शिक्षा तो जितनी ले सको उतनी लो जी। तो शिक्षा ही नहीं, आप किसी भी चीज़ से पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कि हमारे गांव में कोई उसको अच्छी नॉलेज है, आप उससे पूछ सकते हैं। कृषि विभाग में या दूसरे विभागों में है, जहाँ से भी आपको जानकारी मिले वो जानकारी आपको इकट्ठा करके और उसको फिर अपने खेतों पे भी करना है कि भाई हमने ये जानकारी ली, हम उस तरीके से जरा करें, हमारे को इसके फ़ायदा होता है। पर फ़ायदा होगा अगर आप अच्छी तरह से खेती करते हैं और उसको ढंग से करेंगे तो हम पक्का फ़ायदा होगा। ऐसी बात नहीं कि उससे फ़ायदा नहीं हो। तो सर, क्या आपने भी किसी साइंटिस्ट या ऐसे वैज्ञानिकों की सलाह ली थी मिक्स्ड फार्मिंग को करने से पहले? हमने उनकी सलाह भी ली। जैसे हमारे शिविर, मैंने आपको कहा कि जैसे हमारे शिविर लगे थे और बाकी जैसे हमारे पुश्तैनी पिताजी करते थे, उनसे भी हमने सीखा। बताते थे कि भाई अब ये चीज़ लगानी है तो अब खेत को इस तरह से तैयार करना है, अब इसमें गोबर डालना है, अब इसमें हल लगाना है, अब इसमें बीज लगाना है। तो ये भी एक हमारा जो एक ट्रेडिशनल तरीका था वो भी था। और दूसरे जो वैज्ञानिक है उनसे बातचीत करते रहते हैं कि अब हमने ये चीज़, आप बताओ हमारे को, हमने इस तरह को किस तरह से लगाना है, कहाँ से हम बीज ले। तो हम दोनों तरह के बीजों का उपयोग करते हैं, कि जो अपना ट्रेडिशनल बीज है उसको भी, और जो हाइब्रिड बीज है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। सर, ट्रेडिशनल फार्मिंग और जो हमारे न्यू टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग है उसमें क्या डिफरेंस है? जो हमारे हाइब्रिड बीज है उसकी प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होती है। जो हमारे लोकल बीज है उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन कम रहती है। लेकिन उसमें जो एक जो हमारे लोकल बीज है या जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से लिए गए, उसमें आपके जैसे प्रोटीन वगैरह वो भरपूर होता है, जो कि दूसरे जैविक दूसरी जो है तो खेती में जिसमें खाद या स्प्रे का यूज़ होता है उसमें वो चीज़ नहीं रहती। जी सर। और सर, न्यू टेक्निक ऑफ फार्मिंग में? न्यू टेक्निकल फार्म की बात कर रहा हूँ, उनमें जैसे हम उसमें हाइब्रिड बीज है या फिर उसमें हम खाद का उपयोग करेंगे, स्प्रे का उपयोग करेंगे, तो वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और जो हमारी जैविक खेती है वो आपके एक शुद्ध चीज़ मिलेगी, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, उसमें विटामिन वगैरह मिनरल जो है तो वो भरपूर मात्रा में होंगे, जो कि दूसरी में नहीं होंगे। जी। रमेश शर्मा जी, आज आपने उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से हमें जो है वो मिश्रित खेती करना चाहते हैं। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।